हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केक्सू स्टडी। मैं हूँ वीना। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9th का सुपर इम्पॉर्टेंट चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। हिस्ट्री ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, फिर इसके पोस्टुलेट्स, एक्सप्लेनेशन और लिमिटेशन। ठीक है। एटम्स के बारे में पढ़ेंगे। सिंबल ऑफ एटम्स क्या है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, आयंस और आयनिक कंपाउंड क्या है, इनके केमिकल फार्मूला, और मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला यूनिट मास और मोल कंसेप्ट। ठीक है, इन सब के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। इस लेसन को शुरू करने से पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि मैटर क्या है। मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर कोई भी चीज़ जो कि जिसके अंदर मास और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती हो, जैसे सॉइल है, पेन है, टेबल है, चेयर है, ये सब क्या है, मैटर है। एवरीथिंग, उनको हम क्या कहते हैं, मैटर। मैटर बनाता क्या है, मैटर इज इक्वल टू मास प्लस या तो स्पेस या वॉल्यूम की बात होती है इसके अंदर। ठीक है, एवरीथिंग अराउंड यू इज कॉल्ड मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। अब मैटर जो है वो एटम से बना है। इसको अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं एटम के बारे में। पहले मैटर की बात सुन लो कि कोई भी चेयर, टेबल, ब्लैक बोर्ड, पेन, पेंसिल, कुछ भी है, नोटबुक, ये सब क्या है बेटा, ये सब मैटर हैं। कोई भी चीज़ जिसके अंदर मास है, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, वो क्या है, मैटर। जैसे पेन है, पेन का भी क्या होता है, अपना मास है। बुक है, बुक का भी क्या होता है, अपना मास होता है। बुक जो है आप कहीं पे रख दो तो बुक स्पेस ऑक्यूपाई करती है। एवरीथिंग अराउंड यू इज कॉल्ड मैटर। अब एटम के पीछे की कुछ हिस्ट्री है। हमारे एक इंडियन फिलोसोफर थे, अराउंड 500 BC की बात है ये, महर्षि कन्नड़ नाम से। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बोला हर एक चीज़ जो है वो मैटर से बनी है। ठीक है, और मैटर को हम जब ब्रेक करते जाएं, तोड़ते जाएं, इसको जब हम तोड़ते जाते हैं तो हमें एक सबसे स्मॉलेस्ट चीज़ मिलती है। और उस स्मॉलेस्ट चीज़ को इन्होंने क्या नाम दे दिया, परमाणु। इन्होंने क्या बोला कि अगर आप मैटर को तोड़ते जाओगे, एक स्टेज ऐसी आएगी, उसको स्मॉल पार्ट्स में तोड़ते गए, फिर उन स्मॉल पार्ट्स को आपने फर्दर ब्रेक किया, तो वो जो हमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा उसका, वो हमें मिलेगा परमाणु। ठीक है, इसको इसको हम और नहीं तोड़ सकते। तो परमाणु क्या मिला, स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल। ये हमें किसने बताया, महर्षि कन्नड़ ने। फिर ग्रीक के फिलोसफर आए, एंशियन ग्रीक फिलोसफर दो थे ये, डेमोक्रिटस और ल्यूकिपस। इन्होंने क्या बताया कि जो छोटा सा पार्टिकल है उसको नाम दे दिया इन्होंने एटम। उसको क्या नाम दे दिया इन्होंने, एटम। जो छोटा सा परमाणु जिसको बोल रहे थे महर्षि कन्नड़, इन्होंने कहा वो छोटा सा पार्टिकल क्या है, एटम है। सारी चीज़ें किसकी बनी हैं, इस एटम की बनी है, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ये बताया ग्रीक के फिलोसफर ने। फिर आए एंटोनी लेवोजियर। इनका नाम पूरा एंटोनी एल लेवोजियर। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने हमें 5 लॉ दिए थे। वैसे तो इन्होंने हमें बेटा 5 लॉज दिए थे, अब जिनके ऊपर पूरी केमिस्ट्री है, पर हमें जो इस बुक में पढ़ने हैं, हमें 2 लॉ पढ़ने हैं। एक तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और एक है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, वन बाय वन हम इनके बारे में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये तो थी एटम की हिस्ट्री। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। अब यहाँ पढ़ते हैं, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। इट मीन्स इफ़ यू कीप डिवाइडिंग एन एलिमेंट। मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर आप मैटर को डिवाइड करते जाओगे स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेज में, तो एक स्टेज भी आएगी, अ स्टेज विल कम वेयर वी कांट डिवाइड इट केमिकली एनी मोर। दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। ठीक है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। और हर एक चीज़ मैटर है, तो हर एक चीज़ किससे बनी है, टाइनी पार्टिकल से। उस टाइनी पार्टिकल को क्या बोला गया, एटम। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। क्या मतलब है, ये वही चीज़ है कि इफ़ यू कीप डिवाइडिंग एन एलिमेंट इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेज, अ स्टेज विल कम वेयर वी कांट डिवाइड इट फर्दर केमिकली, जहाँ पे हम उसको फिर फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो एक एटम जो है वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखता है, उसी स्मॉलेस्ट यूनिट को वो एटम बोल रहा है। पर हम ये बाद में पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में कि एटम इज़ नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। फर्दर ये जो है इसके अंदर और स्मॉलर पार्टिकल्स डले हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन।
ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक जो हमें साइंटिस्ट ने बताया वो यही बताया कि एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एक बार ये पॉइंट्स देख लो। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। हर एक चीज़ किससे बनी है बेटा? एटम से। ऑल मैटर, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैस इज मेड अप ऑफ दीज टाइनी एटम्स। चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सभी किससे बने हैं? इन स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जिसे हम एटम कहते हैं। एटम रिटेन्स केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे एक गोल्ड एटम है वो गोल्ड की प्रॉपर्टी शो करेगा, एक कार्बन एटम है वो कार्बन की प्रॉपर्टी शो करेगा। क्या मतलब है कि ये केमिकल प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखता है। इफ़ यू कीप डिवाइडिंग एन एलिमेंट इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस, अ स्टेज विल कम वेयर यू कांट डिवाइड इट फर्दर केमिकली। एक स्टेज ऐसा आता है जहाँ पर आप इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जब आप एक मैटर को तोड़ते जा रहे हो तो वो एक उसको स्मॉलेस्ट पार्ट्स में तोड़ तोड़कर एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जो हमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा, वो हमें एटम मिलेगा। और उस एटम को आप केमिकली फर्दर डिवाइड, किसी भी केमिकली मेथड से आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। दैट स्मॉलेस्ट यूनिट इज कॉल्ड एन एटम। एटम इज एक्सट्रीमली स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल है। वी कांट सी देम इवन अंडर हाई पावर माइक्रोस्कोप। हम उसे हाई पावर माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। नेकेड आई से तो हमें दिखेंगे ही नहीं, हाई पावर माइक्रोस्कोप से भी आप नहीं देख सकते। इनका शेप कैसा होता है? नियरली स्फेरिकल इन शेप होते हैं। और जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो ये हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अभी जो मैंने आपको बताया था कि एंटोनी एल लेवोजियर ने हमें 5 लॉ दिए थे केमिकल कम्बिनेशन के, पर हम इस चैप्टर में सिर्फ 2 लॉ के बारे में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। वन बाय वन ये लॉ मैं आपको समझाऊंगी। क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। क्या है ये रिएक्टेंट और क्या है ये प्रोडक्ट? मान लो आपके पास 2 कंपाउंड हैं, है आपके पास ए कंपाउंड और एक है आपके पास बी कंपाउंड, ठीक है। आपने इन दोनों को केमिकली कंबाइन कराया और आपको एक नया कंपाउंड मिल रहा है सी। जिनको मिलाया जाता है, केमिकली कंबाइन करा दिया, वो तो हो गए रिएक्टेंट्स। ये ए और बी क्या हो गए? रिएक्टेंट्स। और जो एक न्यू प्रोडक्ट हमें मिल गया वो क्या हो गया? प्रोडक्ट, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि रिएक्टेंट्स का जो मास है, रिएक्टेंट्स यानी ए और बी का जो टोटल मास है वो किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट के मास के इक्वल, यानी कि सी के मास के वो इक्वल होगा, ठीक है। तो मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ना इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, ना तो ये अपने आप से क्रिएट होगा, ना ही ये डिस्ट्रॉय होगा। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स किसके बराबर होगा? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के, ठीक है। अभी आगे पढ़ेंगे इसी लेसन में ये आयरन को Fe से क्यों लिखते हैं। तो जिसमें सिर्फ आयरन के एटम्स हों, गोल्ड है जिसमें सिर्फ गोल्ड के एटम्स हों, सेम टाइप ऑफ एटम्स हों, तो वो एलिमेंट कहलाता है। अगर डिफरेंट टाइप्स के एटम होंगे, डिफरेंट टाइप्स के एटम प्रेजेंट होते हैं, तो हम उसे कंपाउंड बोल देते हैं, ठीक है। अगर डिफरेंट टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं तो हम उसे कंपाउंड बोल देते हैं। और अगर सेम टाइप के प्रेजेंट होते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम्स, तो वो एलिमेंट कहलाता है। क्लियर है? यहाँ देखो, ये जो आपको दिखाया है बेटा, ये सेम एलिमेंट के एटम्स हैं जो सेम काइंड के हैं, ठीक है। सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं। ये क्या है? एटम्स ऑफ दी सेम एलिमेंट, जो आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं। उसके बाद मैं क्या बोल रही हूँ आपको? मॉलिक्यूल क्या होता है एक एलिमेंट का? मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। एक ऑक्सीजन का एटम है, मान लो ये रेड कलर की एक बॉल है, और ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम है, ये भी रेड कलर की बॉल है। जब ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? O2 बन जाएगा। इसे हम बोलेंगे कि सेम काइंड के एटम थे, सेम एलिमेंट के, तो ये क्या बना? ये बना मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। अगर मैं एक हाइड्रोजन का एटम ले लूँ, देखो एक हाइड्रोजन का एटम ले लूँ येलो कलर से जो दिखा रही हूँ, दूसरे हाइड्रोजन का एटम ले लूँ येलो कलर से, ये दोनों कंबाइन कर जाएं तो हमें ये H2 मिल जाएगा। और ये क्या होगा? जिसमें 2 बॉल होंगी इसकी, हाइड्रोजन की, ठीक है। ये क्या है? ये भी
मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन एलिमेंट का मॉलिक्यूल है ये, हाइड्रोजन एलिमेंट का मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन एलिमेंट का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब आपको समझ आया होगा, ये है यहाँ पर मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट O2, ये भी क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, जिसमें सेम टाइप के एटम्स कंबाइन कर गए, ठीक है। अब एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल क्या है, उससे पहले कंपाउंड का डेफिनेशन सुनो। अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, दो या दो से ज़्यादा अलग अलग तरह के एटम से ये मिलकर के बनता है। पर कैसे, केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन, एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में कंबाइन होने चाहिए। जैसे यहाँ H2O क्या होता है, वाटर का आपको मॉलिक्यूल दिखाया हुआ है। वाटर के मॉलिक्यूल में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन के होते हैं और 1 ऑक्सीजन का होता है। जैसे देखो ध्यान से, जो ऑक्सीजन एटम है वो रेड बॉल से दिखा दिया और जो हाइड्रोजन के 2 एटम है बेटा वो ग्रीन बॉल से दिखा दिए, ठीक है। ये जब केमिकली कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल मिलता है। अब ये डिफरेंट एटम्स है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 तरह के एटम्स है। ये है एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें 2 तरह के हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो वो एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल कहलाता है। एक बार इस वीडियो को भी देख लो, एरो होना चाहिए बेटा, यहाँ पे एरो होना चाहिए कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 जब कंबाइन कर रहा है तो वाटर बन रहा है, ठीक है। इस वीडियो को देख लो एक बार, यहाँ प्लस की जगह एरो होना चाहिए, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एरो समझना है यहाँ प्लस की जगह, ठीक। एनसीईआरटी में ये एक एक्टिविटी दी गई है आपको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए। इसमें क्या है, कॉनिकल फ्लास्क लिया गया है, वाई सोल्यूशन आप कुछ भी ले लो। देखो मैं यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट मान रही हूँ, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट मैंने लिया और मान लो मैंने इसको 20 ग्राम लिया है। ऐसे ही मैंने एक टेस्ट ट्यूब यहाँ पे धागे से देखो इन्होंने लटका रखी है और एक्स सोल्यूशन इसमें मैंने लिया। एक्स मान लो मैंने कॉपर सल्फेट लिया यहाँ पर, वो मैंने 100 ग्राम ले लिया या 50 ग्राम, कुछ भी मान लो, 100 ग्राम हम मान लेते हैं। 100 ग्राम हमने कॉपर सल्फेट लिया टेस्ट ट्यूब में, और हमने जो कॉनिकल फ्लास्क में लिया वो सोडियम कार्बोनेट 20 ग्राम ले लिया। अब हमने क्या किया, इस पूरे अरेंजमेंट को, ये जो अरेंजमेंट हमने किया इसका पूरा हमने वेट करके देख लिया कितना इसका वेट आ रहा था। तो हमने पहले वेट कर लिया इसका। उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो टेस्ट ट्यूब अंदर थी इसमें, ये जो टेस्ट ट्यूब थी इसको हल्का सा हमने क्या किया, ऐसा झुकाया कि जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सोल्यूशन था वो सोल्यूशन आकर के इस कॉनिकल फ्लास्क में मिल गया और केमिकली ये दोनों सोल्यूशन कंबाइन कर गए। एक्स सोल्यूशन वाई से कंबाइन कर गया और क्या बन गया बेटा, एक्स वाई, एक हमें न्यू प्रोडक्ट मिल गया। ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे रिएक्टेंट, और जो हमें न्यू प्रोडक्ट मिलेगा वो कहलाएगा प्रोडक्ट। तो एक्स और वाई को जब हमने केमिकली कंबाइन करा दिया, एक्स वाई हमें मिल गया। मिक्स करने के बाद हमने फिर से अरेंजमेंट ये जो पूरा था इसको फिर से वेट करके देख लिया। तो जो वेट बिफोर मिक्सिंग था और जो वेट आफ्टर मिक्सिंग था वो क्या आएगा बेटा, वो इक्वल आएगा। ये एक्टिविटी किसको प्रूफ करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, कि बिफोर मिक्सिंग जो रिएक्टेंट्स का टोटल मास था वो किसके इक्वल है, आफ्टर मिक्सिंग प्रोडक्ट के मास के इक्वल है। इट मीन्स मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ना तो अलग से कुछ क्रिएट किया जा सकता है मास को, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। के थ्रू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझा रही हूँ। यहाँ पे हमने जो रिएक्टेंट्स लिए वो लिया कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हमने 100 ग्राम लिया। जब हमने इसको हीट किया तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो हमें मिले वो मिले कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और कैल्शियम ऑक्साइड 56 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम, इनको ऐड करो 56 + 44 तो वो भी 100 ग्राम ही बनता है। तो क्या प्रूफ होता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये प्रूफ करता है कि जो रिएक्टेंट्स का मास था 100 ग्राम था और जो प्रोडक्ट्स का मास आया वो भी हमारे पास 100 ग्राम ही आया। क्लियर। न्यूमेरिकल देख लो एक, व्हेन 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 18 ग्राम ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड, प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो 2 ग्राम जब हाइड्रोजन मिक्स करी 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से तो क्या बना, 18 ग्राम वाटर बना, ठीक है। प्रूफ करो, 2 + 16 इधर 18 ग्राम हो गया ना रिएक्टेंट्स का मास, और यही प्रोडक्ट का मास है। इसका सोल्यूशन देख लो, मास ऑफ रिएक्टेंट्स क्या होगा, मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन 2 + 16 18 ग्राम, और मास ऑफ वाटर क्या होगा 18 ग्राम, जो कि हमें गिवन था। तो रिएक्टेंट्स का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल हो गया। कंक्लूजन क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है यहाँ पे प्रूफ होता है, ठीक है। एक
न्यूमेरिकल आपकी एनसीईआरटी में है। इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। द प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम ऑफ वाटर और 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एसीटेट। शो दैट दीज ऑब्जर्वेशंस आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, आपको इसमें शो करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो करता है कि नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन था बेटा, जिसमें हमारे सोडियम कार्बोनेट इथेनॉइक एसिड से जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम इथेनॉइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सोडियम कार्बोनेट 5.3 दिया हुआ है हमें, इथेनॉइक हमें 6 ग्राम दिया हुआ है, इथेनॉइक एसिड। सोडियम इथेनॉइड कितना कह रहा है, 8.2 ग्राम बना है प्रोडक्ट्स में, और कार्बन डाइऑक्साइड है 2.2 और वाटर है हमारा 0.9। तो पहले आप 5.3 और ये 6 है ना, तो इसको 6.0 लिखोगे, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 11.3। ठीक है, अब प्रोडक्ट के मास को ऐड करो, 8.2, 2.2 और 0.9, कितना हो गया, 9 और 2 11 और 2 13, 8 और 1 9 और 2 11, ये भी आया 11.3 ग्राम प्रोडक्ट का मास भी, और रिएक्टेंट्स का भी आया 11.3 ग्राम। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूफ करता है। इसका सोल्यूशन ये मैं एक बार यहाँ भी दिखा रही हूँ आपको, देखो। ठीक है, तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो आज के इस वीडियो में हमने यह टॉपिक अच्छे से समझ लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। साइंस ऐसे ही इजी और इंटरेस्टिंग तरीके से सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। अगर आपके मन में कोई डाउट या क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।